अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बहुत बहुत खुश आमदीद आपको एक बार फिर ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार फिर पेंडेमिक ने हमें हिट किया है और नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस भी बढ़ रहे हैं और जो नंबर ऑफ़ डेथ्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। अल्लाह ताला रहम करे हम पर भी, आप पर भी, पूरे मुल्क पर, पूरी दुनिया पर, और जल्द से जल्द ये जो है वो वबा जो है वो ख़त्म हो, इसका कोई इलाज, कोई वैक्सीन वगैरह आ जाए ताकि एक बार फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक गुजरने लगे। लेकिन बहरहाल इस पेंडेमिक में जहाँ सारी चीज़ें चल रही हैं वहाँ एजुकेशन को भी चलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया कि जो फिज़िकल क्लासेस थी, जिसकी वजह से ये खदशात थे कि ये जो स्प्रेड है इस वायरस का वो बढ़ेगा, उन्हें रोक दिया जाएगा, पर ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त दे दी। ऑनलाइन क्लासेस का हमें इस साल में ये दूसरा तजुर्बा हो रहा है। जब फर्स्ट वेव आई थी 26 फरवरी को पहला केस आया था, उसके बाद फिर तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद करे थे। हमें 15 जून से इजाज़त मिली थी, तो हमने 15 जून से 15 सितंबर 3 महीने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। उस वक्त ना हमें ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस था, ना आपको पढ़ने का, तो दोनों ने सीखा था वक्त के साथ साथ। लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी जो है वो बेहतरी आ चुकी है हमारे ऑनलाइन सिस्टम के पढ़ाने में और आपके पढ़ने में भी। हम दोनों ही इस सिस्टम से अब फेमिलियर हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि दुआ भी करता हूँ कि हमें अब वो मुश्किलात ना आए जो पहले आई थी। तो इंशाअल्लाह जब तक कि गवर्नमेंट ने नहीं कहा कि दोबारा से फ़िज़िकल क्लासेस होंगी, हम ऑनलाइन मोड पर ही आपको लेके जाएंगे। आज हम जिस चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं वो चैप्टर 8 है और उसका ये पहला लेक्चर है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी पूरी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर 8। इसमें कुल मिला के 5 टॉपिक्स हैं। उनमें से 4 टॉपिक्स बहुत बड़े बड़े हैं। आज उनमें से हम एक टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। जो इसमें टॉपिक्स हैं बड़े बड़े, उनको अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। दूसरा वेव्स, तीसरा साउंड, चौथा डॉपलर इफेक्ट, और फिर बीट्स। इनमें से कुछ टॉपिक जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, कुछ छोटे हैंगे। अब जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यही टॉपिक हमारा 6 से 7 8 लेक्चर जो है वो लेके चला जाएगा। इस बार जैसा कि आपके इल्म है कि कुछ टॉपिक जो हैं वो बाहर करे गए हैं, सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। लेकिन मैं आपसे यही कहता हूँ कि कोशिश यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ज़्यादा पढ़ने का नुकसान नहीं होगा, कम पढ़ने का किसी न किसी जगह पे आपको नुकसान हो सकता है। हाँ, ये दुरुस्त है कि इस साल के लिए पहले आप फोकस करें उन टॉपिक्स पर कि जो इस साल के लिए अप्रूव्ड हुए, और उसके बाद जब वो टॉपिक बहुत अच्छे हो जाएं तो फिर जो टॉपिक इस साल के लिए बाहर हो गए उनको भी देख लीजिए, उससे फ़ायदा होगा। लेकिन पहले जो अप्रूव टॉपिक हैं इस साल के लिए उनको आपने जो है वो देखना होगा। ठीक है। अभी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये इंशाल्लाह आज हम इसको शुरू करेंगे और फिर ये अगले 2-2.5 हफ्ते तक जो है ये टॉपिक चलता रहेगा। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ने या पढ़ाने के लिए हमें कुछ जो है वो बुनियादी बातें जो है वो पता होनी ज़रूरी हैं। तो पहले हम वो बुनियादी बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन भी करेंगे। तो पहले है कि भाई ये पीरियोडिक मोशन क्या होती है। लिखिएगा मेरे साथ।
चलिए अब आपको वापस लेकर आ रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि चैप्टर 8 जो है वो बड़ा चैप्टर रहेगा और इसमें जो पहला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बहुत बड़ा है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए पहले हमें कुछ सपोर्टिंग मटेरियल की ज़रूरत हैगी। और अभी तक आप बोर्ड पे देख रहे हैं कहीं हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब काफ़ी सारी सपोर्ट हमें चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम ये आज की क्लास में बताएंगे कि पीरियोडिक मोशन क्या होती है। देखिए, पीरियोडिक लफ्ज़ जो है वो पीरियड्स से ड्राइव्ड है और पीरियड मतलब टाइम। तो बहुत सीधी बात है कि ये एक ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी अपनी ही मोशन को रिपीट करती है, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जब कभी भी कोई बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करे एक ख़ास टाइम के बाद, तो ऐसी मोशन को पीरियोडिक मोशन कहेंगे। मिसाल के तौर पे आप स्विच ऑन करें, फैन चलेगा। फैन का विंग लेट से यहाँ पर है, ये विंग, ये ऐसे चलते 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 यहाँ आए और फिर दोबारा इसी मोशन को क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसी मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये मोशन कैसी है, पीरियोडिक। लेकिन अगर आपके पास एक पिस्टल ये गन है और इसमें एक बुलेट आप डालते हैं और फिर फायर करते हैं, तो जब फायर करेंगे तो बुलेट भी मूव करेगी, लेकिन वो मोशन क्या ऐसा है कि ख़ास वक्त के बाद वो मोशन जो है रिपीट हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा कि बुलेट गई और फिर वापस आई, फिर गई, फिर, ऐसा नहीं। शायद कोई तामिल या बॉलीवुड मूवी में हो जाए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। तो वो मोशन ऑब्वियसली जो है वो पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि वो अपने आप को रिपीट नहीं कर रही हो। ठीक है, अगर किसी के जहन में आता है सर एक और बुलेट फायर करें, वो अलग बुलेट होगी, हम कह रहे हैं वही बॉडी, यानी वही बुलेट दोबारा अपनी मोशन को रिपीट करे, तो वो तो नहीं करेगी। वो तो एक बार गई तो गई, जैसे कमान से निकला हुआ तीर और ज़बान से निकली हुई बात, बड़ा मशहूर जुमला है कि वापस नहीं आती। तो रिपीट करने के लिए तो वापस आना ज़रूरी है ना, तभी तो रिपीट होगा। तो हर वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करे एक ख़ास वक्त के बाद, एक ख़ास वक्त के बाद फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, वो पीरियोडिक मोशन कहलाएगी। इसकी बेहतरीन मिसाल सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कोई सी भी हो, चाहे ज़मीन का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना हो, पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि हर 24 घंटे के बाद ज़मीन अपनी मोशन को रिपीट कर देती है अपने एक्सिस के गिर्द। उसी ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना, यहाँ भी ज़मीन अपनी मोशन रिपीट कर रही है, लेकिन अब यहाँ टाइम 1 डे नहीं है, 365 डेज है। जैसे साल कहते हैं, 1 साल के बाद ज़मीन दोबारा वहीं आ जाती है सूरज के गिर्द ऑर्बिट में जहाँ थी। यानी 1 जनवरी 2020 को ज़मीन वहीं थी जहाँ 1 जनवरी 2019 को थी। बात समझ में आती है जो पीरियोडिक मोशन। लेकिन क्या सर्कुलर मोशन के अलावा भी कोई और स्टाइल ऑफ मोशन है जो पीरियोडिक हो, जिसमें बॉडी अपनी मोशन को रिपीट कर रही है ख़ास वक्त गुजरने के बाद? बिल्कुल है। मिसालें बहुत हैं, लेकिन सबसे आसान मिसाल स्विंग, झूला। आप जब झूला झूलते हैं तो लेट्स से मैं इसको यहाँ बनाया देता हूँ, ये कोई भी हमारे पास सपोर्ट है, जिससे आपने एक ये बड़ी सी मजबूत सी रस्सी जो है वो बांध दी है और यहाँ पर वो कोई वुडन पीस है जिसके ऊपर बैठा जा सकता है। और जब आप इसको इस तरीके से यहाँ से ऑब्वियसली अगर आप इसको यहाँ लेकर आते हैं तो आप देखते हैं कि ये अगर पॉइंट मेरे पास, समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर ए है और यहाँ से आप इसको अगर रिलीज़ करते हैं तो ये जाएगा अपने लेफ़्ट पर, आपके लेफ़्ट पे जाएगा और किसी पॉइंट जिसे मैं ओ कह रहा हूँ उससे गुजरेगा, पर वहाँ रुकेगा नहीं और उससे आगे चला जाएगा। पर आगे जाते जाते एक ख़ास पॉइंट पर पहुँचेगा और उस ख़ास पॉइंट पर रुकेगा, उस ख़ास पॉइंट पर रुकेगा। उस ख़ास पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ और वहाँ रुक कर फिर ये वापस आएगा, फिर ओ से गुजरेगा लेकिन ओ पे नहीं रुकेगा, वापस ए पे चले जाएगा और फिर ए पे रुक के फिर ओ की तरफ आएगा, बी पे रुकेगा, फिर बी से ए और ए से बी। इस तरह अगर आप देखें तो ये बॉडी जो है
वो ए से ओ होती हुई बी जाती है और फिर बी से ओ होती हुई ए आती है। यही बार बार स्टाइल ऑफ मोशन है जो रिपीट हो रहा है, लेकिन कहीं से भी ये सर्कुलर नहीं। तो ये जो मोशन है जिसमें हमारी ये जो बॉडी झूला है वो इस पॉइंट ओ के कभी राइट आ रहा है, कभी लेफ्ट आ रहा है, कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट। दिस टू एंड फ्रो मोशन, दिस बैक एंड फोर्थ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। क्या कहलाती है ये? वाइब्रेटरी मोशन। इस वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं और हार्मोनिक मोशन भी कहा जाता है। तो क्या है जनाब ये वाइब्रेटरी मोशन? द बैक एंड फोर्थ मोशन और टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इस वाइब्रेटरी मोशन से जुड़ी भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नाम यहाँ बताना चाहूँगा। जिस पॉइंट के अराउंड ये बैक एंड फोर्थ मोशन होती है, जो कि इस वक्त ओ है, ये वाइब्रेटरी मोशन की ज़बान में कहलाता है मीन पॉइंट, या इसे हम मीन पोजीशन भी कहते हैं। फिलहाल मैं एमपी लिख रहा हूँ, मीन पॉइंट। और अब आप देखते हैं कि ये ओ से जब रिलीज हुई और बी पे पहुंची, बी से आगे नहीं गई, तो वाइब्रेटरी मोशन करने वाली बॉडी अपनी मीन पोजीशन से जितना दूर जाती है, वो जो आखिरी पॉइंट आता है, उस आखिरी पॉइंट को हम एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अब वो आखिरी पॉइंट मीन पॉइंट के लेफ्ट पे भी हो सकता है और राइट पे भी हो सकता है। तो अगर मैं कहूं कि एक्सट्रीम पॉइंट अगर बी है तो दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल ए होगा। क्या होगा? क्योंकि इधर ए से आगे नहीं जा रही, इधर बी से आगे नहीं जा रही, तो ये इसके आपके लिए एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे। ए से पीछे नहीं जा रही और बी से आगे नहीं जा रही, और किसके गिर्द घूम रही है? ओ के गिर्द, तो वो इसका मेन पॉइंट होगा। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। पहली टर्मिनोलॉजी है वाइब्रेशन। ये मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा अगले 5-6 लेक्चर्स के अंदर, तो आज इनको इसलिए बता रहे हैं ताकि आइंदा जब भी वाइब्रेशन बोलूँ तो आपके जहन में वो बात आए जो अभी आपको बताने लगा हूँ। वाइब्रेशन क्या है? हर वाइब्रेटरी बॉडी का एक कंप्लीट ट्रिप का मतलब होता है जाना भी और आना भी। तो सबसे पहले आपको वाइब्रेटरी बॉडी देखनी है, तो क्या ये झूला वाइब्रेटरी बॉडी है? बिल्कुल है। अब इसका एक कंप्लीट ट्रिप का मतलब जहां से छोड़ते हैं वापस वहां आए, वहां से जाए और फिर वहां आए। मिसाल के तौर पे अगर ये ए है तो ए से जाए और ए से ही फिर ए पर वापस भी आए। ए से छोड़ा और फिर वापस ए पर आए, जब जाके आएगा उसे ट्रिप करेंगे। तो जो पूरा एक ट्रिप है, जाना भी और आना भी, दिस कंप्लीट ट्रिप इज कॉल्ड वाइब्रेशन इन वाइब्रेटरी मोशन। अगर यही सर्कुलर मोशन हो जाए, जो चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे बहुत तफसील से, तो वहां भी एक ट्रिप होता है, यानी जहां से आपने फैन का विंग था, घूमते घूमते वापस वहीं आ गया, वहां पर इस एक ट्रिप को हम रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यहां वाइब्रेशन, वहां रेवोल्यूशन। अब अगली टर्म है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो है, जैसा कि जाहिर है हेडिंग से, ये टाइम है, पर कौन सा टाइम है? क्या हर टाइम पीरियड होगा? नहीं, सिर्फ वो टाइम पीरियड कहलाएगा जिसमें वाइब्रेटरी बॉडी एक वाइब्रेशन मुकम्मल करे। आपने फॉर एग्जांपल जब इसे ए से छोड़ा, उस वक्त लेट से 6:02 हो रहे थे, और जब ये गया और फिर जब वापस आया तो जब 6:05 हो रहे थे। 6:02 पे छोड़ा और 6:05 पे वापस आया, तो इस पूरे जाने और आने में कितना टाइम लगा? 3 सेकंड। तो ये 3 सेकंड कहलाएगा हमारा टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन, 10 नहीं, एक वाइब्रेशन। ठीक है, तो जितनी देर में ये जाके वापस आएगा उस टाइम को हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। क्योंकि ये बड़ा स्पेशल टाइम है, लिहाजा इसे स्मॉल टी के बजाय हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यूनिट इसकी वही है जो आम टाइम की होती है, सेकेंड। पर फर्ज कर लीजिए कोई और बॉडी, ये नहीं है बल्कि कोई एटम हैगा सॉलिड का। केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी उन्हें पता है कि सॉलिड के एटम भी क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं।
अब आपने गौर करना शुरू किया 6 बजे बल्कि पूरे 6 बजे आपने देखा कि वो जो एटम है, समझे झूला नहीं है, वो एटम है। अब ये ए से ओ और फिर बी जा रहा है, इस तरह और फिर वापस आ रहा है। आपने देखा कि 6 बजे मैंने देखना शुरू किया और 6:01 पर हमने घड़ी बंद करी। इस 1 सेकंड में हमने क्या देखा कि कितने चक्कर इसने लगाए, उन्हें हमने काउंट कर लिया। कितने चक्कर इसने लगाए उसे हमने काउंट कर लिया। तो हो सकता है कि इसने 5 चक्कर लगाए हो, यानी 6 बजे जब हमने घड़ी स्टार्ट करी तो इसने चलना शुरू किया और 6:01 पे, यानी कि 1 सेकंड के अंदर हमने देखा 5 बार आना जाना हुआ है। कितने वाइब्रेशन मुकम्मल हुए? 5। तो 1 सेकंड के अंदर जितने भी वाइब्रेशंस कंप्लीट होते हैं उन वाइब्रेशंस की तादाद को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में या वाइब्रेशन पर सेकंड में भी करते हैं। इसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल एफ से। अब अगर आप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को थोड़ा गौर से देखें और सोचें तो आपको एक बड़ी वाज़ा बात समझ में आएगी कि टाइम पीरियड के अंदर हमें टाइम नहीं पता, वाइब्रेशंस पता है 1। फ्रीक्वेंसी में हमें वाइब्रेशन नहीं पता, टाइम पता है 1। इसका मतलब है जो यहां नोन है वो यहां अननोन है और जो यहां अननोन है वो यहां नोन है। मैं फिर बोलता हूं, यहां टाइम नहीं पता, यहां टाइम पता है। यहां चक्कर पता है, यहां चक्कर नहीं पता। तो इसका मतलब ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हुए ना। तो अगर मुझे टाइम पीरियड पता हो तो मैं टाइम पीरियड को रेसिप्रोकेट करके क्या निकाल लूंगा? फ्रीक्वेंसी। उसी तरह अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता है तो फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकेट करके क्या निकाल लूंगा? टाइम पीरियड। ठीक है, बात समझ में आती है ना। अब जो दो हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं, एक हैगा डिस्प्लेसमेंट और दूसरा हैगा एम्पलीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इनको। देखिए, आपने ये झूला जो है ये यहाँ था, जब ये रुका हुआ था ओ पर, आपने यहाँ से उठाया 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 और अभी आप ए पर। अभी आपने इसको छोड़ा नहीं, अभी ए पर है आप, अब आप छोड़ देते। ये बात तो तय है जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये ए से कहाँ आएगा? ओ पर। और अभी भी बताया आपको कि ए पर, ए से चल के ओ पे ये रुकेगा नहीं बल्कि कहाँ निकल जाएगा? आगे। और कहाँ पहुंच जाएगा फिर? ये बी पर। फिर बी से चलेगा और ओ पे रुकेगा नहीं बल्कि कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा भाई? ए पर। मतलब हर मर्तबा ये पॉइंट ओ के कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट क्या करेगा? मूव करेगा। अब इसमें बताने वाली और समझाने वाली क्या बात है? वो ये हैगी कि जाहिर सी बात है ये बॉडी ए से जब आपने छोड़ी डायरेक्ट तो ओ पे नहीं आएगी ना। ये झूला डायरेक्ट तो ओ पे नहीं आएगा ना। जरा बोर्ड पे देखिएगा, ये पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। मतलब इन तमाम पॉइंट से गुजरेगा ना, तब कहाँ पहुँचेगा? ओ पर। उसी तरह ओ से डायरेक्ट बी पे नहीं जाएगा, पहले यहाँ आएगा, फिर 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 कहाँ जाएगा? बी पर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट जिसे हम ओ कह रहे हैं, ओ थोड़ा नीचे दिखा रहा हूँ मैं, इस ओ को यहाँ अगर आप गौर करें तो हर लम्हे इस झूले का जो कि वाइब्रेटिंग बॉडी है अपने मेन पॉइंट से कुछ डिस्टेंस है। जैसे जब ये यहाँ था झूला तो इतना डिस्टेंस है, जब ये यहाँ था तो इतना डिस्टेंस है, जब ये यहाँ था तो इतना डिस्टेंस है, जब ये और आगे था तो और भी डिस्टेंस है। तो फिजिक्स की ज़बान में जो भी बॉडी वाइब्रेटरी मोशन करती है
उसका किसी भी लम्हे अपने मेन पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जब यहाँ थी तो ये डिस्प्लेसमेंट था, जब यहाँ आई तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, जब यहाँ आई तो ये डिस्प्लेसमेंट। मतलब 3 बातें हैं। पहली बात डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, दूसरी बात हमेशा कहाँ से होगा, मेन पॉइंट हो, तीसरी बात कहाँ तक का होगा, जहाँ बॉडी है किसी भी लम्हे। तो अगर वो झूला यहाँ है तो यहाँ से डिस्टेंस कहाँ तक का, मेन पॉइंट, हमेशा मेन पॉइंट। इस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल x से, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये x एक्सिस पर है, इसलिए बस। और क्योंकि डिस्टेंस से लिहाज है इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है एम्पलीट्यूड का। एम्पलीट्यूड क्या होता है, अगर आप गौर करिए तो जैसे जैसे ये बॉडी जो है, अगर आप इधर से देख लें तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट है। ये सारे के सारे क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दे ऑल आर डिस्टेंसेस ऑफ अ वाइब्रेटरी बॉडी फ्रॉम मेन पोजीशन। सारे डिस्टेंस हैं, लेकिन इन सारे डिस्टेंस में से ये जो आखिरी वाला है ये बड़ा खास है। क्या खास बात है, ये बाकी सबसे बड़ा है। तो वाइब्रेटरी मोशन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, मैक्सिमम, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा कहाँ। पहली बात, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो शुरुआत तो इसकी कहाँ से होगी, मेन पॉइंट से, लेकिन एंड कहाँ होगा, हमेशा हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट कहाँ होगा, क्योंकि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा दूर कौन सा पॉइंट होता है, जो एक्सट्रीम हो। अब वो एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो राइट पे भी हो सकता है और लेफ्ट पे भी हो सकता है। इसीलिए इस एम्पलीट्यूड को हम जाहिर करते हैं x0 से। सिर्फ x लिखेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट, और अगर नॉट लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट। अब प्लस माइनस क्यों लगाया है, अगर राइट पे है तो प्लस, लेफ्ट पे है तो माइनस। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन का जिक्र नहीं आया है, क्योंकि अभी तक हम उन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने में हमें आसानियाँ देंगी। इंशाल्लाह जो अगली क्लास होगी उसमें यकीनन हम सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ ही जाएंगे, उसको डिफाइन करेंगे और फिर देखेंगे हमारे कोर्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर मज़ीद क्या कुछ मौजूद है और वो पेपर के अंदर कैसे आता है। तो आज की क्लास का जो मकसद था वो ये बताना था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को शुरू करने के लिए हमें कुछ सपोर्टिंग डिटेल्स चाहिए। वो सपोर्टिंग डिटेल्स में पीरियोडिक मोशन क्या होती है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है और उससे जुड़ी हुई कुछ टर्मिनोलॉजीज। अब कम से कम मैं ये इत्मीनान कर सकता हूँ, बल्कि यकीन कर सकता हूँ कि जब भी मैं कहूँगा कि एक बॉडी की मोशन वाइब्रेटरी है, सिंपल हार्मोनिक नहीं है, अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है, कैसी है, तो ये पांचों बातें खुद ब खुद जहन में आई, क्योंकि हर वाइब्रेटरी मोशन में टाइम पीरियड भी होगा, वाइब्रेशन भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगी, डिस्प्लेसमेंट भी, एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है। कि किसी वाइब्रेटरी मोशन में बहुत कम टाइम में वापस आ गया, किसी में बहुत देर में आया। जैसे एटम की जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम है, लेकिन एक झूले को अगर आप छोड़ते हैं तो बहुत देर में आता है। और वही झूला अगर आप जाते हैं किसी अम्यूज़मेंट पार्क में लगा हुआ, जो फ्री फॉल जिसे हम कह रहे हैं, फ्री फॉल तो नहीं कह सकते, सी सॉ कह सकते हैं, बोट वाला, तो उसमें तो आपको बाकायदा एक अच्छा खासा टाइम ऊपर जाने में लगता है और अच्छा खासा टाइम, मतलब वो पलक झपकने में नहीं हो जाता। एटम की वाइब्रेशन तो शायद पलक झपकने से भी हज़ारों गुना पहले हो जाए, लेकिन वो जो है जो बोट वाला होता है वो जाने और आने में उसमें मतलब अच्छा इतना टाइम लगता है। अगर पानी की बोतल है और आप पी सकते हैं पानी, तो आप पानी पी सकते हैं, ये बिस्किट है वो खा सकते हैं, लेकिन एटम की वाइब्रेशन तो इतनी तेज़ होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वहाँ टाइम पीरियड बहुत कम होता है, तो वहाँ चक्कर बहुत ज़्यादा लगेंगे। जहाँ तेज़ी से टाइम पीरियड कम होगा वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन वो अगर
अलादीन में या पीएफ में अगर आप उस झूले की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको अगर आप देखें और टाइमर ऑन कर दें और देखिए 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए, तो शायद 1 सेकंड में एक नहीं लगे। हाँ, अगर आप 1 सेकंड के बजाय 10 सेकंड में देखें तो शायद 10 सेकंड में चक्कर लग जाए। ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहाँ पे मैं रोकता हूँ इस उम्मीद के साथ कि जब भी वाइब्रेटरी मोशन मेरी ज़बान से निकलेगा तो आपके जहन में ये सारी बातें आनी चाहिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।